बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एनामाइंस और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं और इसके साथ साथ आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शंस जो है इसको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो उसको ध्यान से देखें आप कहाँ से मार्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएंगे पेज नंबर 141 पर, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डेफिनेशंस मौजूद है। जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 141 पर आप हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक हेडिंग है। सबसे पहले आपने ये हेडिंग पुट करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी होती है और इससे क्या चाहिए होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होती है। इट रिप्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट इन टर्म एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ज़रा सादा अल्फाज में सुनिए कि आपके पास एक ऐसा स्पीशी, ऐसा ग्रुप होता है कि जो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी ऐसे ग्रुप पे जाके अटैक करता है कि जिसमें एक उससे लो कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल मौजूद होता है। ये क्या करता है, पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके खुद अपनी जगह ले लेता है। इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन जर्नल इसकी इक्वेशन देखें कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अल्काइल हैलाइड है। अब कोई नया न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्या करेगा, क्योंकि हैलाइड ग्रुप जो इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, सीधा इसको रिप्लेस करेगा और इसकी जगह आर के साथ बाउंड हो जाएगा। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या हो जाएगी, RNU। और ये जो एक्स है ये लिविंग ग्रुप के तौर पर या लिविंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अलग हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे और उसके बाद आप ये जर्नल इक्वेशन है इसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना है, अब अगला काम आपको करना है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को बताना है। तो उसको देखें कहाँ से करेंगे। एक पेज टर्न करोगे आप जस्ट और आ जाओगे पेज 143 के ऊपर। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये हेडिंग पुट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये बताएंगे कि इसमें एक्चुअली में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। आप रिएक्शन या मैकेनिज्म दोनों में से कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग मार्क करनी है SN1 मैकेनिज्म। इन जर्नल में आपको बता देती हूँ पहले कि SN1 रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि होते तो ये दो स्टेप्स में, मगर इनका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये उस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है जो कि दो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है। कभी भी फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड ये नहीं करता। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म की हेडिंग डालेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर बाय स्टेप SN1 रिएक्शन, यानी होता तो दो स्टेप में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिर्फ एक ही होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ये यूनिमोलिक्यूलर है। तो इसका स्टेप नंबर 1 है, इसकी हेडिंग डालेंगे डिपार्चर ऑफ हैलोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक पहले से प्रीवियस ग्रुप मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल एक अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड जब वो क्या करेगा, कार्बोकैटाइन जो है ये फॉर्म कर देगा। ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो अटैक करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा और आपके साथ साथ जो ये जो लिविंग ग्रुप है ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाली हेडिंग पुट की और ये इक्वेशन लिखी, उसके बाद ये वाली हेडिंग पुट की, फिर आपने ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी। ठीक है। जिसमें कार्बोकैटाइन बना हुआ है और जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक काम और करना है, यहाँ से लिखना है कि केमिकल रिएक्शंस that possessed via SN1 mechanism exhibited first order kinetics and the rate of reaction is depend on the concentration of the substrate not on the nucleophilic involved in the reaction। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद ये जो रिएक्टिविटी की इक्वेशन है इसमें R = K सबस्ट्रेट ये लिख लेना है। फिर से देख लीजिए मार्किंग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर ये हेडिंग डालेंगे ये इक्वेशन, फिर ये हेडिंग डालेंगे ये इक्वेशन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और ये वाली रिएक्टिविटी की रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है। ये पहला हो जाएगा आपके पास SN1 मैकेनिज्म। अब आ जाए आप SN2 मैकेनिज्म की तरफ, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है ये। जी तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फिर SN2 मैकेनिज्म की हेडिंग पुट करनी है, यहाँ से लिखना है इन SN2 मैकेनिज्म से लेके पूरा सबस्ट्रेट तक ये वाली इक्वेशन देनी है आपने और उसके बाद फिर आपने लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसको एज इट इज़ लिखना है और ये वाली इक्वेशन साथ में देनी है। अब इसको समझ लीजिए, इसको SN2 मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग
एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ हो रही होती हैं। यानी प्रीवियस बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है और जो न्यू बॉन्ड है वो इसमें फॉर्म हो रहा होता है। तो यही वजह है कि क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसमें जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1, एक तो कंसंट्रेशन जो आपके सबस्ट्रेट की होती है, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उससे कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपके इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अगर इस रिएक्शन के हिसाब से आप निकालेंगे ना, तो ये वाला सबस्ट्रेट है आपका CH3Br और न्यूक्लियोफाइल जो है वो है OH। तो इन दोनों की जो कंसनट्रेशन है इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन प्लस जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन लॉन्ग जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें उन्होंने आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा था, इसमें इसने आपसे पूछा है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और E1 और E2 रिएक्शन जो इसके बारे में बताइए। तो ध्यान में रखिएगा कि पेपर में हर साल ऐसा होता है कि एक साल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा होता है, दूसरे साल जो है एलिमिनेशन रिएक्शन आ रहा होता है। कभी कभी इस तरह पूछ लेते हैं कि SN2 बता दें और कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि E2 बता दें। ठीक है, तो आपको तो दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप पे इस चीज़ से आपको नो हाउ नहीं कि इस साल आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी ज़रूर आपने याद करना है। 145 पर आ जाइए। सबसे पहले आपने यहाँ से मार्क करना है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से लेके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तक। एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा सा मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में भी समझाया था कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आपको एक ऐसा अल्काइल ग्रुप चाहिए होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम हो। तो जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम होता है तो जब वहाँ से एलिमिनेशन स्टार्ट होती है तो उस तरह की जो रिएक्शन होती है इसे क्या कहा जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, उसके बाद आपने एक जर्नल इक्वेशन लिख दी इसकी। ठीक है, देखिए ये 2 कार्बन है, पहला कार्बन जिसके साथ आपका कोई भी हैलाइड ग्रुप अटैच है ये अल्फा कार्बन होता है, और उसके साथ वाला जो कार्बन होता है जहाँ से रिमूवल करनी होती है आपको ग्रुप की, वो क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। अब लेट सपोज आपने इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करेगा? यहाँ से कार्बन एटम जो है ये और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और आपके पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाती है जिसमें वाटर होता है, पोटेशियम हैलाइड होता है और इस तरीके से आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म होती है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में काम क्या होता है, तो मेन बात ये होती है कि इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, ये इक्वेशन लिखी, उसके बाद आपने बताया कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, E1 एंड E2, इसको लिखेंगे आप। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ E1 में, पेज 146 पर आ जाएं आप। अब आप आ जाएं E1 के मैकेनिज्म पर, यहाँ से लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन और इसके बाद आप बताएंगे कि जो E1 रिएक्शन होता है इसको आमतौर पे हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, अच्छा अब होता तो 2 स्टेप में, लेकिन इसका भी जो रेट होता है ये इसके स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसका स्टेप नंबर 1 है, इसकी हेडिंग डालें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। इसमें आप देखें कि क्या होता है कि इस तरीके से आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड से आपके पास फॉर्म होता है कार्बोकैटाइन और आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो सेपरेट हो जाता है। फिर स्टेप नंबर 2 है, इसकी हेडिंग डालेंगे अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो होता क्या है कि जैसे ही जो दूसरा बेस है आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बोकैटाइन के ऊपर एक्ट करेगा। तो एट द सेम टाइम क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को वो और यहाँ से रिमूव करता है और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर जो है सिस्टम में से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखना है? यहाँ से लिखना है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक, और R इज टू K सबस्ट्रेट। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने अपने SN1 रिएक्शन में लिखा था कि इसमें जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो रिएक्शन है वो आपके पास मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन है। ये भी बिल्कुल SN2 की तरह बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो अटैकिंग बेस होती है उसका और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन एट अ टाइम होती है, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ये E2 रिएक्शन है। लिखना कहा है आपने? सबसे पहले E2 रिएक्शन से लेके इन्वॉल्व तक लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ से ये पूरी इक्वेशन लिखनी है। देखें इसमें एट अ टाइम क्या होगा
कि बॉन्ड मेकिंग जो है वो भी हो जाएगी OH और H के साथ वाटर की शक्ल में, और साथ में जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो भी साथ साथ हो जाती है। दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट बन जाती है, वाटर अलग हो जाता है, और जो लिविंग आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ इक्वेशन लिखने के बाद आपने ये वाला ही लाइन ऐड कर देनी है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन से लेके रिटर्न एज, और ये इक्वेशन। तो ये काफ़ी हद तक ऐसा रिएक्शंस के साथ राइट डाउन करने में और कुछ मैकेनिज्म के विया एक जैसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 148 पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी सेल्फ असेसमेंट में मगर फिर भी दोबारा मार्क करा देती हूँ मैं आपको। हेडिंग डालेंगे आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, यहाँ से लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पजेस, यहाँ से लेके आप सबसे पहले यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप, ये तो हो गई डेफिनेशन, एक लाइन ड्रॉप करके फिर लिखेंगे कि जो कॉमन एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की वो फॉलोइंग। इसमें आपने सिर्फ नाम लिख देना है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल कोबालामाइन है, डाईमिथाइल जिंक है, टेट्रा इथाइल लेड है। इन सब के आपने क्या करना है, सिर्फ नेम्स लिख देने हैं। यानी हेडिंग डाली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, इसको डिफाइन किया, एक लाइन ड्रॉप की, इसकी एग्जांपल्स जो इसके बारे में थोड़ा सा बताया और उनके जस्ट नेम लिख दिए। ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या चीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो काम है आपके पास वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। आप उसको कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड विच कंटेन्स अ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास एज इट इज़ आ गई, और बस ये काफ़ी होगा इतना। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें इसने आपसे कहा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके कुछ रिएक्शंस बता दें, किस किस के साथ, वाटर के साथ, ईस्टर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लाइन से देखिएगा, ये पेज नंबर 150 पर है। रिएक्शन विद वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से रिएक्शन विद ईस्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक करें। इसमें देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या करता है, ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है, एज अ रिजल्ट आपको एसीटोन मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ आपने इसको रिएक्शन करना है, ये एसिटिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। ठीक है। लिखना कहाँ से कहाँ तक है आपको, यहाँ से यहाँ तक फिर इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक फिर इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक और फिर इक्वेशन। अक्सर बच्चे मुझसे इस तरह सवाल करेंगे, आपके टीचर इन्होंने तो सिर्फ इक्वेशन बोला है। देखो बच्चों, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें इक्वेशन राइट डाउन करनी होती है, तो आपको चाहिए कि या तो आप अपनी वर्डिंग्स यूज़ कर लें या बुक में जो वर्डिंग है उसको यूज़ कर लें, क्योंकि आप बड़ी क्लास में बैठे हुए हैं। ये बहुत अजीब सा लगता है कि अगर इक्वेशन पूछी है तो जस्ट आपने सिर्फ इक्वेशन ही राइट डाउन कर दी, एक लाइन उसके बारे में लिख दी कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रही है, तो आपका काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें इन्होंने एक रिएक्शन और पूछा था, आपसे पूछा था कि प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन क्या है, तो ये देख लीजिए प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन है। इसमें अल्काइल हैलाइड जो है ये रिएक्शन कर रहा है आपके प्राइमरी अमाइन के साथ, और एज अ रिजल्ट आपको जो प्रोडक्ट बन रही है वो कौन सी है, मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और ये इक्वेशन आप देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये अब आपसे क्या कह रहा है, इसको देखो गौर से। ये आपसे पूछ रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताइए। सीधा पेज 138 पे आ जाइए आप। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को थोड़ा आपने समझ लेना है कि इसमें ना काम कैसे करना है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन मेन काम क्या है, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आप हेडिंग पुट करेंगे अल्काइल हैलाइड की और उसको डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि मोनो हैलो अल्केन्स आर यूजुअली कॉल्ड अल्काइल हैलाइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला RX, where R is an alkyl group and X is the halogen atom which is the functional group। जनरल फॉर्मूला जो मोनो हेलो अल्केन के लिए होता है वो क्या होता है, CnH2n+1 और इसके साथ लगा होता है X। ठीक है। जिसमें N क्या होता है, वो कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे क्लासिफिकेशन। उसके नीचे आप एक लाइन ऐड करेंगे कि अल्काइल हैलाइड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। ये लिखने के बाद अब आपने क्या लिखना है, लाइन से नीचे लिखना है ये क्या क्या होगा, 1 2 3 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। दोबारा समझ लीजिए, क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच तक लिखा,
उसके बाद 1 2 3 करके लाइन से नंबर दिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की आपने हेडिंग पुट की, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट मेन हेडिंग डालेंगे, वो क्या होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखें मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया इसको। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हेडिंग डालने के बाद ये पूरी लाइन लिखेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रेफर टू एन अल्काइल हैलाइड वेयर हैलोजन एटम बेयरिंग कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। कौन सा होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम जब अटैच होता है जिससे, तो वो सिर्फ एक कार्बन एटम होता है, उसके साथ डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग डालनी है, वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, जिसमें आपने बताना है कि इसमें जो हैलोजन एटम अटैच होगा जिस कार्बन एटम के साथ, उसमें मज़ीद एक और कार्बन एटम जो है वो भी अटैच होगा, ठीक है। यानी कि 2 कार्बन एटम होंगे और एक तरफ हैलोजन अटैच होगा। तो इस तरह का जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसके बाद आप थर्ड वाले की हेडिंग डालेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो ऐसा अल्काइल हैलाइड होता है तो जिसमें हैलोजन एटम जो है वो क्या करता है, 3 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड वाले की हेडिंग में आपने पुट करना है। उसके बाद आप चाहें तो आप ये कर लीजिए कि लाइन से तीनों के जो डायग्राम है वो एक साथ बना लें, वरना फिर ये कीजिएगा कि प्राइमरी के हेडिंग के साथ प्राइमरी की, सेकेंडरी के हेडिंग के साथ सेकेंडरी की और टर्शरी की हेडिंग के साथ टर्शरी की आपने क्या करनी है, डायग्राम्स बनानी है। अब देखिए 1 डिग्री में देखिए हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री वाले में देखिए हैलोजन जिसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे 2 कार्बन मज़ीद है, ठीक है। और 3 वाले में देखिए हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 3 मज़ीद कार्बन एटम अटैच्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखनी है और लाइन से लिख देनी है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स भी बतानी है, आपने इसकी डायग्राम्स बतानी है। 1 2 3 डिग्री करके आपने क्या करना है, अलग अलग हेडिंग करके अलग अलग ये वर्डिंग लिखनी है। ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया। लाइन से पहले डिफाइन करना बताया, फिर क्लासिफिकेशन की हेडिंग लगाकर एक लाइन लिखकर आपको बताया कि 1 2 3 ये वाली हेडिंग सब हेडिंग्स डालें। फिर हर हेडिंग को आपने अलग अलग स्पेसिफाई करना है। उसके बाद तीनों डायग्राम चाहे तो लाइन से बना लें, चाहे तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग्स में 1 की डायग्राम बने, उसकी एग्जाम्पल लिख दें। 2 डिग्री के अकॉर्डिंग्स में 2 वाले की डायग्राम बना के उसकी एग्जाम्पल लिख दें। और 3 डिग्री के अकॉर्डिंग्स में 3 की डायग्राम बना के 3 की एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। आपके ऊपर है काम कैसे करेंगे आप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़े हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स इसमें भी एक सवाल ऐसा है कि जो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आपने ज़रा सी चेंजेस करनी है। इसने आपसे पूछा है स्ट्रक्चर मिथाइल आयोडाइड का, साथ में उसकी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। तो देखिए आपने क्या करना है, पेज 139 पे आप आएंगे, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड की जगह आपने हेडिंग डालनी है स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से मार्क कीजिएगा दास से लेके सिग्मा बॉन्ड तक पूरा। बीच में क्या करेक्शन करेंगे आप, यहाँ पे देखें लाइन नंबर 3 पे जो हैलाइड है इसको काट के आयोडाइड कीजिएगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको काट के आयोडाइड कीजिएगा, ठीक है, आयोडीन कीजिएगा, सॉरी, ठीक है। करेक्शंस दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे हैलाइड काट के आपने आयोडाइड लिखा, यहाँ पे क्लोरीन काट के आपने आयोडीन लिखा। पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये दोनों डायग्राम बनेंगी। डायग्राम में यहाँ पर जो चेंजेस है वो क्या है, क्लोरीन की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आयोडीन लिखना है। इसके नीचे जो हेडिंग है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल आयोडाइड करना है। इतनी सी चेंजेस है, ठीक है। अब समझ लीजिए आपके पास ये जो कार्बन एटम होता है ना, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके साथ 3 तरफ तो ये हाइड्रोजन होता है, एक तरफ आयोडीन लगा हुआ होता है। जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109। तो हर sp3 के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है sp3s हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइड्रोजन के साथ भी sp3s हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस हाइड्रोजन के साथ भी sp3s, इसके साथ भी sp3s। लेकिन आपके पास ये जो आयोडीन बचा है ना, इसमें s नहीं बल्कि p टाइप हाइब्रिडाइजेशन हुई। तो ये वाली कौन सी हो गई, sp3p हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको अलग ही नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास क्या होते हैं, 3 हो जाते हैं छोटे s ऑर्बिटल और 1 हो जाता है आपके पास p ऑर्बिटल। और ये सब मिलकर आपके साथ क्या फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे आपको सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। इस तरह की जो ओवरलैपिंग है इससे 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और इस टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें 109 डिग्री जो है वो एंगल हो जाता है। तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए।
हमें कंपैरेटिव स्टडी जो है वो करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। दोनों में फ़र्क क्या है? काफ़ी सारा फ़र्क है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेना है और उसमें आपको बताना है कि दोनों की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी जो प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल होता है इसको रिमूव किया जाता है और जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। एज अ रिजल्ट जो प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर सेपरेट हो जाता है। ये वाली रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि इसमें जो भी आपके पास प्रीवियस ग्रुप होता है उसको डिस्प्लेस किया जाता है, यानी जो पुराना फंक्शनल ग्रुप होता है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये डोनेट कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पे जितने भी न्यूक्लियोफाइल होता है ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं और रेयर केसेस में न्यूट्रल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है मोस्टली ये पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं और बहुत रेयर केसेस में ये न्यूट्रल भी होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि एक और इम्पॉर्टेंट है वो क्या होती है कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये आमतौर पे पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें होते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये आमतौर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें होते हैं। ठीक है। तो ये तो वो डिफरेंसेस हैं जो मुझे लगे कि आसान है तो मैंने आपके लिए राइट डाउन कर लिए। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से बच्चों के बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं, वो कहते हैं मिस आपने बुक में से नहीं मार्क कराया, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो उनके लिए एक चीज़ बता दूँ मैं कि आप चाहें तो अपनी बुक के पेज नंबर 147 पर देखेंगे, आपको कुछ कंट्रास्ट में डिफरेंस नज़र आएंगे। उसको भी आप क्या करते हैं अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन इस शक्ल में नहीं मिलेगा जिस शक्ल में मैंने भी डिफरेंस में किया। ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कर लीजिएगा। मेरे लिए जो सबसे बड़ा एक समझ लीजिए पर्पज़ है ना, वो ये कि मैं आपके काम को आसान कर दूं। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में डाल दूं, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी तो मुझे याद है कि उस वक्त तालीम जो है वो हासिल करना इतना आसान नहीं था जितना अब हो गया आपके लिए। जिस तरीके से यूट्यूब है उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, आप जहाँ पर भी स्टक करते हैं आप गूगल कर लेते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, आप अपनी क्यूरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कीजिए। और अगर कुछ अच्छा लगे कंटेंट, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरा ही ये कंटेंट जो कि स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन स्टडी से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको लगता है कि आपके क्लास फेलोज़ के काम आ सकता है उसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखिएगा इल्म बांटने से बढ़ जाता है, कम नहीं होता कभी भी। ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।